सांप ने काटी हुई जगह पर मुंह रखकर महेंद्र गुप्त के शरीर से विष खींच लिया और बोला, अब तो मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब राजकुमार को देखा कि उसे थोड़ा होश आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है, तो उसने कौए को छोड़ दिया। जब महेंद्र गुप्त को होश आया, तब कछुए ने उसे सांप के डसने का सारा हाल सुनाया। कछुए की बात सुनकर तुरंत महेंद्र गुप्त के मन में साधु की बताई पहली बात खटकी। उसने सोचा कि साधु की एक बात तो काम आई कि एक से भले दो होते हैं। मन ही मन उसने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ चला। चलते चलते कुछ दिनों के बाद जब वे समुद्र के किनारे जा पहुंचे, तब कछुए के बच्चे ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं, वे बहुत दुखी होंगे। महेंद्र गुप्त ने उसे जाने की आज्ञा दे दी और स्वयं रात को वहीं समुद्र के किनारे उस जंगल में ठहर गया। जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था, उसी जंगल में वहां से कुछ दूर ही एक ठग का परिवार रहता था। ठग के 2 लड़कियां और 4 बेटे थे। उसकी बड़ी बेटी ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई राहगीर या यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कुछ कीमती होता, तो ठग की बड़ी बेटी अपनी विद्या से जान लेती थी। आज फिर उसे बहुत दिनों बाद खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल में एक पथिक आया है। उस पथिक के पास 4 लाल हैं। यदि तुम लोग उस पथिक को यहां ले आओ तो उससे लाल लेना मेरा काम है। यदि वे लाल हमें मिल जाए तो हम जन्म भर के लिए निहाल हो जाएंगे, परंतु उस पथिक को मारना मत, उसे जीवित ही पकड़ कर लाओ। ठग अपने बेटों के साथ तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वे थोड़ी ही दूर चले होंगे कि उन्होंने देखा एक आदमी एक पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि यह वही पथिक हो सकता है जिसके पास लाल है। वे उसे पकड़कर ले गए और अपनी बड़ी बेटी के हवाले करके बोले, इससे लाल निकलवाना अब तेरा काम है। ठग की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं इससे लाल निकलवा लूंगी। ठग की छोटी बेटी ने जब महेंद्र गुप्त को देखा तो वह दिलो जान से उस पर मोहित हो गई। पहली ही नजर में वह अपना दिल उस नौजवान राजकुमार को दे बैठी। भाइयों के डर से कुछ कह तो न सकी, लेकिन मन ही मन उसे बचाने की युक्ति सोचने लगी। कुछ देर बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वही खाना उसने महेंद्र गुप्त को परोस दिया। जब थाली महेंद्र गुप्त के सामने आई तो उसने खाने के लिए निवाला तोड़ा। जैसे ही वह खाने को हुआ, तभी उसे साधु की कही गई दूसरी बात याद आई। उसने थाली में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही उस खाने को कुत्ते ने खाया, वह तुरंत मर गया। यह देखकर महेंद्र गुप्त ने भोजन नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा कि साधु की दूसरी बात भी काम आई। अपनी इस चाल को असफल होते देखकर ठग की बड़ी बेटी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को अंदर ही अंदर पी गई। उसने महेंद्र गुप्त के सोने के लिए पलंग तैयार करवाया और उससे कहा, जाओ पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार करवा दिया है, अब तुम आराम करो। कई दिनों की सफर की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसे बढ़िया धुली हुई चादर पलंग पर बिछी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, कई दिनों के बाद चैन की नींद तो सोने को मिलेगी। वह जैसे ही पलंग पर बैठने को हुआ, तभी उसे साधु की तीसरी बात याद आई कि परदेश में हमेशा बिस्तर को झाड़कर सोना। जैसे ही उसने बिस्तर को झाड़ा तो उसके होश उड़ गए। वह बिस्तर कच्चे सूत से तैयार किया गया था, जिसके नीचे आग का कुआं था। महेंद्र गुप्त ने देखा कि कुएं के अंदर बड़े बड़े आग के अंगार धधक रहे हैं। उसने सोचा कि साधु की तीसरी बात भी काम आई। उसने एक बार फिर मन ही मन साधु का धन्यवाद किया और पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर पहले जो राजकुमार चैन की नींद लेने की सोच रहा था, अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब तो उसे अपनी जान के लाले पड़े थे। वह सोचने लगा कि आज की रात बचना बहुत कठिन है। तभी ठग की छोटी बेटी मौका पाकर आई और कहने लगी, हे प्रिय, मैं तुम पर दिलो जान से न्यौछावर हूँ, परंतु आज की रात मेरे वश में कुछ नहीं है। आज की रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। जिस तरह भी हो सके बस आज की रात मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। कल मेरी बारी है। हे स्वामी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मैं तुम्हें साफ बचा लूंगी। इतना कहकर ठग की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो ठग की बड़ी बेटी ऊपर बने कमरे में चली। उसने सोचा कि अब तक तो पथिक जलकर राख बन चुका होगा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।